गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप में से कोई एक ऐसा ज़रूर होगा जिसने अपने मोमोज़ वाली पार्टी जो है मुझसे जो लेनी है वो पक्की कर ली होगी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की क्लास 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख भोजन पोषण व स्वच्छता की क्लास करेंगे। तब तक आप ऐप में से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज जो स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम था आगरा यूनिवर्सिटी का, उसका सोल्यूशन लेके मैं आपके सामने आया हूँ। आप अपने चेक कर लीजिए। सीखना जो चाहेंगे चीज़ें, क्योंकि सीखनी चाहिए, वो भी सीख लीजिए। और आपकी कहीं भी इससे मदद होती हो तो आपके तो काम आएगा ही। फिर से बोल रहा हूँ, अगला पेपर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो है कई जगहों पे, कई यूनिवर्सिटीज़ में, उसकी तैयारी के लिए जो मेरा ऐप है, उस ऐप में बहुत सारा मटेरियल हिंदी इंग्लिश में, उसे देख लीजिए। 7 से 8 मैं वीडियो बना चुका हूँ जो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपके साथ, उन्हें देख लीजिए। और लास्टली मैं कहना चाहूँगा बिजनेस कम्युनिकेशन, उसके पेपर में कहीं टाइम है कहीं नहीं है, तो हम फटाफट से क्विक रिवीजन 2-3 दिन वाला उसका भी कर लेंगे। नेक्स्ट फूड न्यूट्रिशन हाइजीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी मंशा गवर्नमेंट की, यूनिवर्सिटीज़ की, कि हमको हर क्षेत्र में अपने आप को निपुण बनाना है। तो को करिकुलर सब्जेक्ट में भोजन पोषण स्वच्छता जो जीवन से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है, उसकी तैयारी में आप कोई कसर मत छोड़िएगा। मैं आपको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, कोशिश करूंगा आपको बताऊं कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लहजे से ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी के लहजे से ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर जो DBRA यूनिवर्सिटी का है। इसमें क्या क्या आया था, इसका सही जवाब क्या है, आप फटाफट देखते चलिए। जो भी आपको सोल्यूशंस चाहिए होंगे वो ग्रुप में भी पोस्ट कर सकता हूँ न्यूमेरिकल। यहाँ तो बस राइट आंसर बता के मुझे वीडियो को खत्म करना होगा। जो लाइव चैट है उसमें आप पोस्ट कर दीजिए, साथ साथ ग्रुप में आप पोस्ट कर दीजिए, PDF से आप पोस्ट कर दीजिए, तो हम लोग ग्रुप में डिस्कस करके इस चीज़ के डाउट्स को खत्म कर लेंगे। कल से लगेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के लिए। तो भाई कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान का क्या उद्देश्य होता है और क्षेत्र निर्धारित जो है वो कब कर लेना चाहिए। तो कह रहे पहले से कर लेना चाहिए। भाई किसी चीज अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ही ये तय कर लेना चाहिए कि हम जो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और वो इन्वेस्टिगेशन का क्षेत्र क्या होगा, स्कोप क्या होगा, कितनी बड़ी हम करेंगे। ये किसी के एग्जाम का पेपर है तो इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, जिसने लिखा हुआ है उस बच्ची का, लेकिन हम जो सही आंसर लिखा रहे हैं आप ये येलो में मार के इन्हें देखिएगा। विश्लेषण, एनालिसिस एंड निर्वचन, इंटरप्रिटेशन में क्या क्या शामिल होता है। भाई ये सभी शामिल होते हैं, तीनों ही चीजें जो होती हैं। ये मैंने कल लाइव पे भी आपको बताया था कि ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कल लाइव पे जब मैं दैव निदर्शन के बारे में, रैंडम सैंपलिंग के बारे में बोल रहा था, तो मैंने कहा था इसको चांस सैंपलिंग और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग दोनों कहते हैं। मैंने कहा था रैंडम सैंपलिंग क्या होती है कि भैया एक से बात की, दूसरे से नहीं की, एक से बात की, तीसरे से नहीं की, चौथे से की, सातवें से की, आठवें। मैं रैंडमली सैंपलिंग कर रहा हूं, कभी भी मन आ रहा है वही चीज उठा ले रहा हूं, कभी छोले भटूरे खा ले रहा हूं, कभी बर्गर खा ले रहा हूं। तो रैंडम में क्या है, चांस भी है और प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता भी है। तो ये बोथ एंड भी इसका राइट आंसर है। स्टैटिस्टिकल सर्वे, सांख्यिकी सर्वेक्षण जो होता है वो सेंसस या सैंपल किसी भी मेथड से हो सकता है। सेंसस मेथड क्या था कि हम हर एक बिंदु पे जाकर करते हैं। सैंपल क्या था, एक सैंपल प्रतिदर्श निकाल लेते हैं कि भाई इसके आधार पर हम पूरी गणना कर लेंगे। तो भाई इसका आंसर जो है ए है। सैंपलिंग किस चीज का प्रोसेस है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना, समष्टि के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना। सैंपल के बारे में ज्ञान प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है सैंपल के माध्यम से पॉपुलेशन के बारे में, पूरी की पूरी जो हमारी समष्टि है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। इनमें से कौन सा सैंपल का यानी प्रतिदर्श का आवश्यक कारक तत्व नहीं है। तो भैया देखो, आपका जो प्रतिदर्श होता है, आपका जो सैंपल होता है, उसको प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एक सैंपल जो आपने लिया, मैंने कल बताया ना, मिट्टी आपने उठाई, अगर आपने मिट्टी उठाई है तो आप ये मान लेते हैं कि सारी मिट्टी ऐसी ही होगी, यानी एक मुट्ठी मिट्टी पूरी मिट्टी का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो हाँ, ये होना चाहिए। एडिक्वेसी मतलब ऐसा ना हो कि आप एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वैसे आप एक चुटकी चंबल उठा के कह रहे हैं कि पूरी चंबल ठीक है, नहीं, एक बूंद पानी से सारे पानी को आप अच्छा घोषित नहीं कर सकते। तो सैंपल इतना बड़ा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। समानता होनी चाहिए सैंपल में, ऐसा ना हो कि भैया कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो। डिपेंडेंसी नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इनमें से ये इसका फीचर नहीं है। ये मैंने कल बताया था भाई, जनरल पर्पस टेबल को प्राइमरी टेबल भी कहते हैं, प्राथमिक रेफरेंस भी कहते हैं और रिपोजिटरी भी कहते हैं। बिल्कुल ये बच्चे लिखा है कंफ्यूजन बिटवीन ए एंड डी, बिल्कुल सही लिखा है। डी इसका सही जवाब है, ए इसका सही जवाब नहीं है। स्पेसिफिक पर्पस, विशिष्ट उद्देश्य वाली जो सारणी होती है उन्हें कहते हैं क्लासिफिकेशन टेबल। क्लासिफिकेशन टेबल नहीं कहते हैं।
ये नहीं, यहां पे नॉट कॉल्ड है। विशिष्ट उद्देश्य में सारांश, टेक्स्ट, एनालिटिकल तीनों होता है। क्लासिफिकेशन टेबल जो होती है वो स्पेसिफिक पर्पस से नहीं होती है, वो जनरल सामान्य उद्देश्य की होती है। देखो यहां से भी कई सवाल बनते हैं इस तरीके से कि भाई सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, तो क्लासिफिकेशन टेबल सामान्य भी होती है। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो वाली चीज जिसकी बारंबार आवृत्ति हो तो वो होता है मोड। मोड मतलब सबसे ज्यादा आने वाली। मिडिल वैल्यू होता है मीडियन। तो हम ये जानते हैं इस बात को कि हमारा बहुलक जो होता है, बहुलक मतलब बहुवचन पढ़ते हैं ना, बहुवचन। बहुलक मतलब जो बहुमात्रा में है, बाहुल्य है, जो सबसे ज्यादा बार उत्पन्न होता है, जिसकी आवृत्ति एक से ज्यादा बार होती है, कई बार होती है, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा, कई बार नहीं, सबसे ज्यादा होती है, वो क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। बहुलक तो हिंदी में लिखा ही है बहुवचन से। अर्थमेटिक मीन की अगर आप गणना करने चाहते हैं तो कैसा क्लास इंटरवल होना चाहिए, वर्गांतर कैसा होना चाहिए? एक्सक्लूसिव, अनइक्वल, इक्वल, तीनों ही हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली इसके अंदर बात नहीं है। जो चीज समझ में नहीं आ रही हो ना, उसको एक पेपर में लिख के ग्रुप पे डाल देना, एक एक करके सवाल कर लेना, लाइव चैट में पूछ लेना, क्योंकि ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड है ना। मीन ऑफ 15 नंबर इस 15 संख्याओं का मीन 15 है। 2 नंबर 18 और 12 अगर उसमें से हटा दूंगा तो अब बाकी बचेगा मीन कितना बचेगा? तो इसके अंदर आपका आंसर है सही 25। ये तो गलत किया है कैलकुलेशन, इसका सही आंसर क्या है? 25 है। कैसे निकाला? अभी थोड़ी देर में ग्रुप पे मैं डाल देता हूं, नहीं तो आप में से कोई डाल देना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रियांशी से, प्रियांशी आप इन न्यूमेरिकल का आंसर, इस वाले न्यूमेरिकल का आंसर फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना। मैं शिवम से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं तन्नू से रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सुन रहे हैं वो लोग सब प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसका सही आंसर न्यूमेरिकल्स का आप डाल देना, नहीं तो मैं डाल दूंगा। स्टैटिस्टिक्स क्या करती है? न्यूमेरिकल और गुणात्मक दोनों तरह के फैक्ट्स को स्टडी करती है, केवल न्यूमेरिकल नहीं, दोनों तरह के फैक्ट्स को स्टडी करती है। स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है, आर्ट भी है। मैंने कल कहा था ये सवाल अधिकतर पेपर में आता है भाई, बोथ साइंस एंड आर्ट। देखो वही बात है, बोथ साइंस एंड आर्ट इसका सही जवाब है। आपने सही किया होगा। हमने कल बात की थी कि महालनोबिस जो थे वो इंडिया के फादर थे स्टैट्स के, और वर्ल्ड में फादर ऑफ स्टैट्स किसको कहते हैं? गॉटफ्राइड एचेनवॉल। कल हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छा किया। देखिए पेपर में सवाल आ गया। ये भी पढ़ा था कल हमने कि 1749 में गॉटफ्राइड एचेनवॉल ने पहली बार स्टैटिस्टिक शब्द को प्रयोग किया था, इसको पहली बार यूज किया था। डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड, मैंने कल बताया था, जो खुद डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसे प्राइमरी कहते हैं, जो दूसरी जगहों से लेते हैं उसे सेकेंडरी कहते हैं, जो खुद कलेक्ट करते हैं वो ज्यादा भरोसेमंद या रिलायबल होता है। तो मौलिक रूप का जो डेटा है संकलित समंक कहते हैं, इसको प्राथमिक समंक को कहते हैं। मौलिक रूप से संकलित समंक को प्राथमिक समंक कहते हैं। सेकेंडरी डाटा यूज करना चाहिए, हमें करना चाहिए, बट शुड बी यूज्ड आफ्टर क्रिटिकल स्क्रूटनी, सावधानी पूर्वक परीक्षण। मतलब ये देख लेना चाहिए कि जो हम सेकेंडरी डेटा उठा रहे हैं, कहीं से पढ़ के उठा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो डेटा गलत हो। तो हमें ऐसा नहीं है कि कभी यूज नहीं करना, कर सकते हैं। स्क्रूटनी जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है। प्राइमरी डेटा जो है वो अधिक रिलायबल होता है। मैं अभी भी कह रहा था, मैं कल भी बोल रहा था, ये इसकी परिभाषा में ही आता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे किताब को तो सबसे पहले यही बातें लिखी मिलती हैं, और मैं जानता हूं आपने पढ़ी भी होंगी अच्छे से। जब हर एक इंडिविजुअल को जाकर स्टडी किया जाता है तो सेंसस होता है। जब एक सैंपल ले लिया जाता है तो सैंपल होता है। अभी ऊपर भी मैंने बोला था, आपको पढ़ा रहा था, तब भी बार बार बोल रहा था, देखो ये बिल्कुल सही चीज है। सिंपल डेफिनेशंस में कई सारी चीजें छिपी होती हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हो तो आप इस तरह के सेंटेंस लिख के आओगे तो ज्यादा मार्क्स पाओगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो और आपको ये सेंटेंस पता होंगे तो आप अपना आंसर सही कर लेंगे। तो न्यादर्श अनुसंधान जो है वो सैंपल इन्वेस्टिगेशन होता है। संगणना अनुसंधान क्या है? जब एक एक जगह को हम काउंट करते हैं और सम यूनिट्स को करते हैं सेलेक्ट करके, तो वो सैंपल होता है। वो हम पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं। अभी ऊपर भी मैं यही बोल रहा था। सैंपलिंग क्या प्रोसेस है? ये सवाल फिर से देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से आया, बट पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन। सैंपल के बारे में अध्ययन नहीं है, पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन है। बिल्कुल करेक्ट, सही लिखा हुआ है यहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन का मेथड क्या है? अभी सेंसस भी है, सैंपल भी है। देखो इसका जवाब तो आप ऊपर से निकाल सकते थे, यहां दे रखा है ना, सेंसर मेथड, सैंपल मेथड। तो यहां पे आपसे यही सवाल को तोड़ के पूछ लिया गया। बहुत इंटेलिजेंट सवाल है ये, तो बहुत अच्छा था। अगर आप जल्दबाजी ना करें और पेपर ढंग से पढ़े तो कुछ सवालों के जवाब हमेशा इधर उधर से आप प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आगे के पेपर में ऐसा जरूर करना, स्पेशली फूड न्यूट्रिशन हाइजीन में। अगर आपसे पूछ रहा हो विटामिन ए किसमें मिलता है और कहीं आगे आपसे पता चला उसने पूछ लिया कि विटामिन ए जो होता है वो फलाने में मिलता है, तो आंसर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे अंगूर में
विटामिन सी मिलता है। कौन सा? विटामिन सी। एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू में जो अंतर होता है भाई स्टैटिस्टिकल एरर कहते हैं। कल ही पढ़ रहे थे कि सांख्यिकी का विभ्रम, एरर, मैंने एरर और मिस्टेक का अंतर भी बताया था, यही तो बताया था भाई। तो ये चीज हमारी, ये आंसर इसका सही था। एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट एक्सक्लूड करते हैं, देखो ये इन्होंने गलत लिखा है। एक्सक्लूसिव सीरीज अपवर्जी श्रेणी में, यानी 1 से 5 होगा तो 5 को हटा देंगे, 4 तक लेंगे, लेकिन 1 को तो लेंगे ना, फिर 5 से 9 लेंगे, यानी जो लोअर लिमिट है उसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो केवल अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं, ऊपरी सीमा को निकाल देते हैं। 5 से 10 में 5 से 9 ले लेते हैं, 5 को थोड़ी निकाल देते हैं। जो 10 है वो अगली में ऐड हो जाता है, यानी हम क्या कर रहे हैं, हर लिमिट में से अपर लिमिट को बाहर कर देते हैं। जब बोथ लोअर और अपर लिमिट को कंसिडर करते हैं तो क्या बन जाती है, इंक्लूसिव, समावेशी बन जाती है। देखो इसने यहां भी गड़बड़ कर दी है, इसीलिए इनका ये भी गलत हो गया है। इंक्लूसिव में क्या होता है, दोनों 5 से 10 के बारे में अगर बात करें तो 5 और 10 दोनों को हम जोड़ के चलेंगे। देखो ये मैंने आप लोगों को बताया था, कॉलम की हेडिंग को क्या कहते हैं, कैप्शन कहते हैं। पंक्ति, रो की हेडिंग को क्या कहते थे, स्टब कहते थे। और एक हेडिंग होती है ऊपर वाली, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट में लिखो जरा। द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटिंग फैक्ट्स इनटू क्लासेस, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। तथ्यों को वर्गों में क्रमबद्ध करना क्या कहलाता है, वर्गीकरण। यानी कि आपके पास बहुत सारे तथ्य, इसका वजन इतना है, इसका वेट, इसकी हाइट इतनी है, ये इतना खाता है, ये इतना बोलता है, ये सब चीजें लिखी, इसके इतने नंबर आते हैं, लड़के हैं, लड़की हैं। इनको जब हम क्लासीफाई करते हैं, वर्गों में बांट देते हैं, तो उसको कहते हैं वर्ग। यहां लिखा है ना, यहीं से आंसर था वर्गीकरण। क्लास लिखा था ना, यहीं से आंसर था क्लासिफिकेशन। सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा इनमें से मेजर है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, मोड, मीड, मीडियन, हम पढ़ते हैं मोड है, ये नहीं है। ये डेविएशन का, स्क्यूनेस का है, ये अपकिरण का, या लिखा ही है, ये अपकिरण का माप है, ये विषमता का माप है, ये माध्य विचलन डेविएशन है। ये सेंट्रल टेंडेंसी का माप क्या है, बहुलक है, बहुलक, बहुलक हिंदी में थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो जाता है। एवरेज ऑफ पोजीशन किससे मिलती है, मीडियन से मिल जाती है। मैथमेटिकल एवरेज इनमें से कौन सा नहीं है, ये जो आपको दिए अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, इसमें से गणितीय माध्य कौन सा नहीं है, भैया मोड नहीं है, इसका सही आंसर है मोड। इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पेपर्स में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है, तो याद करने लायक है। ये भी याद करने लायक था, ये वाला सवाल भी आपका याद करने लायक था, या वो ऊपर सेंसस और सैंपल था। सुटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर एवरेज इन रेडीमेड गारमेंट, भाई जो तैयार गारमेंट्स हैं, रेडीमेड वस्त्रों के आकार को अगर हमें जानना हो तो सबसे बढ़िया क्या पड़ता है भैया, मोड पड़ता है हमें, मोड 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 मोड। आगे चलते हैं, एवरेज इनकम मीन से, भैया एवरेज इनकम, तेरी इनकम इतनी, मेरी इतना, इनकी 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज इनकम निकल आई। कौन सी बड़ी बात है, एवरेज इनकम ऐसे है, मैं 10 रुपए कमाता हूं, तुम 15 रुपए कमाते हो, 25 डिवाइड बाई 2 2.5 निकल आया। इस तरीके से एवरेज इनकम कैलकुलेट हो जाती है। हाउ मेनी क्वार्टाइल्स कैन बी कैलकुलेटेड इन अ सीरीज, तो आप जानते हैं क्वार्टाइल क्या होता है, चौथा भाग, 25, 50, 75, Q1, Q2, Q3, तो 3 होते हैं टोटल क्वार्टाइल्स में जो सीरीज में कैलकुलेट हो सकते हैं। Q3 जो होता है वो 75th परसेंटाइल के बराबर होता है। कैसे, मैंने बताया था, परसेंटाइल होता है 100, क्वार्टाइल होता है 25, क्वार्टाइल मतलब 25वां हिस्सा, तो 25, 50, 75, 100, तो Q3 25, 50, 75, Q3 25, 50, 75, याद रखना 75, ये गलत है। थर्ड डेसाइल मतलब 1/10, थर्ड डेसाइल तो 30 हुआ केवल, तो ये गलत जवाब हो गया। डेसाइल क्या होता है, 10वां भाग, 10वां भाग होता है डेसाइल, परसेंटाइल होता है 100वां भाग, ये हम पढ़ चुके हैं, ये कैसे गलत कर दिया मुझे नहीं पता। फॉर्मूला कल मैंने आपको कहा था कि देखो स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है z = 3m - 2h। इस पे न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं हमें हमेशा, और स्टैटिस्टिक्स का बेस है, इसको जान के आप आपस में मीन मोड मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सवाल आया, मुझे खुशी है इस बात की, और आप लोगों ने सही किया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और आगे भी इसको यूज करते रहेंगे, इसकी भी उम्मीद करता हूं। 9, 17 और 91 का मीन क्या है भैया, इसको अगर मुझे आपको बताना पड़े, सीधे सीधे लिखा हुआ है 117/3 = 39, इनको ऐड करके 3 से भाग मार दिया, 39 आ गया सही आंसर आपका। इनका मीडियन निकालना है, 65, 55, 57, 54, 37, 45, 39 का मीडियन निकालना है। तो आप सब लोग मुझे बताओगे मीडियम निकाल के क्या होता है। 7 इसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं, 54 इसका राइट आंसर है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे साथ कौन होगा, तुषार से,
तुषार आप इसका सही आंसर लिख के डालोगे, रोशनी से मैं करूंगा कि वो भी इसका सही कैसे कैलकुलेट किया यहाँ पे लिख के या किसी पेज पे लिख के ग्रुप में डालेंगे। प्रिया आपसे भी रिक्वेस्ट है कि न्यूमेरिकल का एक आध का आप भी डाल दीजिएगा। एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज, माध्य से की गए विचलनों का एल्जेब्रिक सम क्या होता है? जीरो होता है भैया, जीरो। इसको याद कर लेना, जीरो होता है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, जीरो ही होता है। इन अ सीरीज ऑफ मोड इज 10 एंड मीन इज 13। देखो ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला था, इसमें कह रहा है मोड 10 है और मीडियन, मोड 10 है और मीडियन क्या है? 13 है। मोड 10 है, मीडियन 13 है, फॉर्मूला में डाल दो, आंसर निकल जाएगा 12। कितना सिंपल है। मोड 10 है, मीडियन 13 है, इस वाले फॉर्मूला में डाल दो, इसको इस वाले फॉर्मूला में डाल दो और सॉल्व कर दो, सिंपल सी बात थी। कहां गया? इन अ सीरीज मीन इज 10 एंड मीडियन इज 12 देन मोड विल बी, फिर वैसा ही सवाल है, उसी वाले फॉर्मूला में डाल दो, 16 आपका आंसर 1 मिनट में निकल आएगा। तो 1/3 28 माइनस 26 माइनस 10 करके ये वाला इन्होंने आंसर इजीली निकाल दिया। ऐसे ही आंसर निकलना था। 20th परसेंटाइल, देखो इसको ऐसे, परसेंटाइल मतलब 100 भाग, 20वां मतलब 20 की बात कर रहा है, 20 का मतलब D2 मतलब डेकाइल की बात कर रहा है। मैंने कहा डेकाइल क्या होता है? 10वां भाग होता है, डेकाइल इज 10वां भाग, तो 10वां भाग डेकाइल है, तो D2 क्या है? 20 के बराबर। और परसेंटाइल 20th परसेंटाइल, परसेंटाइल मतलब 100 में से 20 20 बना 20%, 20% मतलब 20 की बात कर रहा है, तो D2 के बराबर ये होगा। एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन से कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा चीजें जुड़ जाती हैं, स्पीड के साथ साथ डिस्टेंस कवर्ड और टाइम, डिस्टेंस और टाइम, तो इसीलिए हार्मोनिक मीन। डिस्पर्जन का सबसे बेहतरीन जो माप है, आदर्श माप है अपकिरण का, इसको याद करना, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके नाम में स्टैंडर्ड आ रहा है भाई, स्टैंडर्ड, आदर्श, एकदम बेस्ट जो है वो क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज का जो होता है विस्तार का गुणांक जो है वो होता है L-S अपॉन L+S। सिंपल फॉर्मूला है, याद कर लेना है, समझ के करोगे तो और मजा आ जाएगा। वैसे भी ये याद करने वाली चीजें हैं, आराम से ध्यान रखना। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, प्लस माइनस नहीं है, माइनस प्लस है, उल्टा है इसके अंदर। ये उल्टी वाली बात दिमाग में बिठा लेना, गलत नहीं होगी। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फॉर्मूला भैया ये है, Q3 में से Q1 माइनस कर दो और Q3 में Q1 प्लस कर दो। कितना ऊपर इच्छा है? Q3 Q1 Q3 Q1 माइनस प्लस, प्लस माइनस नहीं, माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस है ऊपर नीचे। मीन डेविएशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किसी से भी मिल जाता भैया, चाहे अर्थमेटिक मीन से ले लो, चाहे मीडियन से ले लो, चाहे मोड से ले लो, किसी से भी मिल जाता है। अच्छा एक आध सवाल अगर मैं गलत मार्क कर दूं ना तो मुझे बता देना, मेरी भी स्टैट्स थोड़ी सी वीक है, हो जाता है कभी कभी, हम लोग सही कर लेंगे। प्लस माइनस साइन इग्नोर करते हैं, कब इग्नोर करते हैं? मीन डेविएशन में प्लस माइनस साइन नहीं लगाते हैं, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको ध्यान में नहीं रखते हम लोग मीन डेविएशन में। ये एक स्टैंडर्ड बात है, जिसने बनाया उसने कह दी भैया मीन डेविएशन में प्लस माइनस साइन को भूल जाओ, ये केवल डेविएशन की बात हो रही है, ये बता रहा है कि विचलन क्या हो रहा है, इसको इससे बात से मतलब नहीं कि प्लस में हो रहा है कि माइनस में हो रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसने दिया था भैया? कार्ल पियर्सन साहब ने दिया था, वो दे गए, हम पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। कार्ल पियर्सन साहब ने क्या दिया था? स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन से कैलकुलेट होता है हमेशा, यहां पे भी आया था, मीन से कैलकुलेट होता है। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है? वेरिएंस के बराबर होता है। प्रसरण, प्रमाप विचलन का वर्ग, स्क्वायर जो है वो प्रसरण कहलाता है। अगर वेरिएंस 144 है तो डेविएशन कितना होगा? देखो यहीं तो कहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर कर दो तो किसके बराबर है? वेरिएंस के। तो यहां वेरिएंस 144 दे दिया है, स्क्वायर खोल दो तो भैया 12 आंसर आ गया। ऊपर ही आंसर दे रखा है नीचे वाले का एक तरीके से ना, स्टैंडर्ड वेरिएंस बता दिया। वेरिएंस का है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना? 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 12 का 144। तो ये तो कह रहा है वेरिएंस 144 है, 12 का वर्ग है, यहीं पे कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन किसका स्क्वायर है? वेरिएंस का स्क्वायर है। सॉरी, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? वेरिएंस है। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे सिद्ध भी हो गई। अगर वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये वाला जो आपका सवाल है, इसका सही आंसर है 20। ये स्टैंडर्ड बात है कि क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है, ये गलत कर दिया इन्होंने, क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3 हिस्सा होता है। याद कर लेना, थोड़ी याद करने वाली चीज है, कंसेप्ट में एंड टाइम पे कभी हम घुस नहीं पाते हैं, लेकिन चलो इसके बारे में किसी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच इज अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन इज, ऐसा कौन सा डिस्पर्जन का मेजर है जो कि
सर्वाधिक प्रवहित होता है किससे, अधिकरण से, एक्सट्रीम और सर्वाधिक प्रवहित होने से उसको सबसे ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, वो रेंज है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 6.3 है तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, ये रहा भैया फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूले में डाल दो, आंसर ले लो 4.2। देखो ऊपर ही फॉर्मूला दे रहा था आपको, अगर ये आपने कर दिया, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, क्वार्टाइल डेविएशन निकालने में दिक्कत कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले में डालना है, काम सेट। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मोड अपॉन एसडी, सिंपल, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना इजी फॉर्मूला याद कर लेना, मीन माइनस मोड अपॉन एसडी। बाउले, बाउले का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, ये है इसका बिल्कुल बिल्कुल सी वाला आंसर है। स्क्यूनेस विल बी नेगेटिव, कल ही पढ़ रहे थे हम इसको भैया, x इज ग्रेटर लेस देन z होगा तो आपका सही आंसर होगा। x का मतलब क्या होता है, x का मतलब क्या होता है, z का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख दो। x का मतलब क्या होता है, z का मतलब क्या होता है, जो हम फॉर्मूला में पढ़ते हैं, नीचे लिखना, नीचे लिखना, मीन मोड मीडियन में से क्या होता है, तो x इज स्मॉलर देन z या z इज ग्रेटर देन x, तो स्क्यूनेस क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। x और z का मतलब लिखो जरा फटाफट, बिल्कुल सही जवाब। इन अ सीरीज द डिफरेंस ऑफ द टू क्वार्टाइल्स इज 10, देयर सम इज 25 एंड मीडियन 6. कोएफिशिएंट स्क्यूनेस 1.2 उसका सही आंसर कह रहा है कि दो क्वार्टाइल जो है उनका डिफरेंस 10 है, उनका सम 25 है, डिफरेंस 10 है और सम 25 है, यानी एक 15 है, एक उनका सम 25 है और मीडियन क्या है 6.5 है, 6.5 उनका मीडियन है। तो भैया 15 और 10 जो होता है उसका डिफरेंस क्या होता है, 10 होता है, सम 25 होता है और मीडियन क्या है 6.5। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट कर दो, फॉर्मूले में डाल दो, इस वाले में आपका आराम से निकल आएगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। मीन 45 है, मीडियन 48 है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.4 है, तो भैया क्या आंसर निकलेगा। फिर से मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों से कि इसका सही आंसर ग्रुप में डाल देना, वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। सही आंसर है 22.5, बड़ा इजी सा ही है, इसके अंदर कोई वो नहीं है, ये यहाँ पे अपॉन में चला जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में चला जाएगा, माइनस 0.4 इक्वल टू 45 माइनस 48 अपॉन माइनस पॉइंट का 4, इस तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। कोरिलेशन जो होता है वो डायरेक्शंस के को चेंजेस के बारे में केवल बात करता है, डिग्री से उसको मतलब नहीं है। अगर हम कॉन्करेंट डेविएशन मेथड सह संबंध वाला जो है संगामी विचलन रीति से निकालते हैं तो केवल डायरेक्शन ऑफ को चेंजेस की बात करता है, डिग्री सह परिवर्तन की मात्रा के बारे में वो बात नहीं करता है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन -1, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन +1। कहां से कहां तक जाता है, -1 से +1 जाता है। कार्ल पियर्सन का आप सबको पता है, यहां -1 इसका पार्ट पूछ लिया, नेगेटिव का, पॉजिटिव होता है +1। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम द मीन इज 0, जब इस सम ऑफ डेविएशन ही 0 है तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी 0 हो जाएगा ना। अबे डेविएशन है ही नहीं, विचलन हो ही नहीं रहा, विचलन का सम ही 0 है, तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। अगर हम किसी एक ईयर के प्राइस को पकड़ के चलते हैं, कल मैंने बताया था उसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड बेस इंडेक्स चलते हैं, मतलब हमने नीचे वाला साल एक निर्धारित कर लिया, उसको कहेंगे फिक्स्ड बेस इंडेक्स। proportion of changes in y due to changes in x is denoted by the coefficient of determination। स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती हैं, कल हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा, दोनों ही सेंस में चलती है, एक वचन भी और बहुवचन भी। क्रॉक्सटन एंड काउडेन ने कहा था कि सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं, एक वैज्ञानिक विधि है। ये मैं कल आपको कुछ डेफिनेशंस बता रहा था कि भाई कुछ ऑथर्स की डेफिनेशन जरूर याद करनी है, तो ये डेफिनेशन दी थी क्रॉक्सटन एंड काउडेन ने। अच्छी प्रश्नावली का गुण कौन सा है, एक अच्छी क्वेश्चनर का गुण कौन सा है, अच्छा उसमें क्रम होना चाहिए, उचित स्थान होना चाहिए, छोटे प्रश्न होने चाहिए। पता चला बाहुबली काल के की तरह पूछ रहा है, यन्ना रसकला माइंडेड, अपने को समझ में ही नहीं आ रहा है कि सवाल है क्या, गड़बड़ हो जाएगा। वो काला वाला आता है ना बाहुबली में, वो जिसकी शिवगामी देवी समझ नहीं पाती क्या बोल रहा है, ट्रांसलेटर चाहिए हो, ऐसा नहीं, ये सभी इसके फीचर हैं। आपकी प्रश्नावली जो है क्वेश्चनर, ये डेटा कलेक्शन में काम आता है। जब हम प्राइमरी डेटा ले रहे होते हैं, प्राथमिक डेटा, तो उसमें उचित क्रम, स्थान और प्रश्न छोटे एवं स्पष्ट साफ होने चाहिए। पता चला समझ में ही नहीं आया कि आप क्या पूछना चाह रहे थे। हॉर्स पावर एक हाइपोथेटिकल यूनिट है। सैंपल में ऊपर भी आया था, रिप्रेजेंटेटिवनेस होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, एडिक्वेसी होनी चाहिए, डिसिमिलैरिटी असमानता नहीं होनी चाहिए। आप इधर से मिट्टी उठाओ
वो वैसी है, इधर से मिट्टी उठाओ वो अलग है, उधर से उठाओ वो अलग है, असमानता से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सैंपल जो होता है वो पूरे पूरे समग्र का प्रतिनिधि होता है, पॉपुलेशन का प्रतिनिधि, मतलब अगर आपने एक सैंपल उठाया है मिट्टी का तो वो पूरी मिट्टी का, उस पूरे यूनिवर्स का क्या है, प्रतिनिधि है। उसी के आधार पर हम निर्धारित करेंगे पूरी मिट्टी कैसी है। स्टैटिस्टिकल मटेरियल जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी की भी हम बात करते हैं। प्राइमरी डेटा जो होता है वो क्यों एडिट किया जाता है, कंसिस्टेंसी के लिए, संगति के लिए, एक रूपता के लिए, पूर्णता, बिल्कुल ये सभी इसके सही आंसर है। प्राथमिक डेटा जो होता है बहुत सारा होता है, उसको एडिट करके उसका संपादन करके थोड़ा सा सही करने की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, इन सभी कारणों से पड़ती है। इनको भी याद करिए आप, अच्छा है, जरूरी है लिखने के लिए, कहीं आए किसी साल में एमकॉम करेंगे आप या किसी वैसे भी एग्जाम में लिखेंगे तो ये अच्छे पॉइंट्स हैं। कलेक्टेड डेटा इज एडिटेड, कलेक्टेड डेटा जो होता है वो एडिट किया जाता है। क्यों एडिट किया जाता है, इन सभी कारणों से एडिट किया जाता है। देयर आर टू एसेंशियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहला है डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है चर, वेरिएबल। बेटा मध्यमान नहीं है, ये गलत जवाब हो गया, वेरिएबल है दूसरा, वेरिएबल, वेरिएबल यानी चर। तो डिस्ट्रीब्यूशन आवृत्ति और चर, उसमें क्या वेरिएबल है, ये आवृत्ति वितरण की रचना के आवश्यक तत्व होते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं वो यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, किसके, सबके कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट के मार्क्स भी होते हैं नंबर्स में, पर्सन की एज भी होती है नंबर्स में, सैलरी भी पैसों में निकल जाती है, तो ऑल ऑफ दीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी को, आवृत्तियों को कहां रखा जाता है, संचयी रूप से एक साथ, कि भैया 5 की आवृत्ति कितनी बार हुई, 10 की आवृत्ति कितनी बार हुई, 20 की आवृत्ति, तो क्यूमुलेटिव फॉर्म में रखा जाता है। अर्थमेटिक मीन निकालना है 2, 7, 9, x 6 और कह रहा है कि 2, 7, 9 x और 6 का अर्थमेटिक मीन 7 है, तो भैया x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 11, ये गलत निकाला हुआ है। आप इन सबको एडिशन कर दो, इक्वल टू 7 लिख दो, फिर क्योंकि ये एडिशन हो जाएगा तो यहां बचेगा 9 और 6 15 और 7 22 24, x प्लस 24 इज इक्वल टू x प्लस 24 इज इक्वल टू 7, नहीं 7 इज इक्वल टू x प्लस 24 अपॉन 5, टोटल 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 35 माइनस 24 इक्वल टू x इज इक्वल टू 11, सो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, शायद ऊपर भी ये सवाल आ गया था, मोस्ट क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है मोड आपका, मतलब ये होता है बहुलक, बहुलक बार बार आने वाला। सेकंड क्वार्टाइल, पहला क्वार्टाइल 25, दूसरा क्वार्टाइल 50, 50 मतलब एकदम बीच, 100 होता है ना, 100 के बीच में 50, तो सेकंड क्वार्टाइल मीडियन, मध्यका के बराबर होता है। 25th परसेंटाइल 25, 25 मतलब Q1, क्वार्टाइल 25 50 75 100 Q1। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेजर्स दी कंसिस्टेंसी, भैया की संगति है कि नहीं, वेरिएशन तो नहीं हो रहा है, गुणांक का विचरण तो नहीं हो रहा है कि बार बार इधर जा रहा उधर जा रहा, तो क्या संगति, कंसिस्टेंसी, एक रूपता को निर्धारित करता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कंसेप्ट था वो किसने निकाला था, कार्ल पियर्सन महोदय ने निकाला था। स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल भी हो सकती है, असिमेट्रिकल भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली है, बोथ आंसर है। स्क्यूनेस नेगेटिव हो जाएगी, विषमता जो है वो ऋणात्मक हो जाएगी अगर मीन इज लेस देन मोड हो जाएगा या मोड इज ग्रेटर देन मीन हो जाएगा, तो ये जो है इसका बी सही आंसर है। इनको तो आप याद कर लेना एकदम, ये बहुत जरूरी होते हैं, एक भी याद हो जाएगा तो सारे अपने आप याद आ जाएंगे, याद से ज्यादा समझने की जरूरत है, तो पिछले वीडियोस में देख लीजिए, अपनी बुक्स उठा लीजिए, ये बड़े अच्छे से इजिली समझ में आने की चीज है। कार्ल पियर्सन ने मेथड प्रोपाउंड किया था 1890 में, कार्ल पियर्सन का मेथड पूछा 1890 में था। कार्ल पियर्सन पेशे से बायोलॉजिस्ट थे, बट वो घुस गए इसमें स्टैटिस्टिक्स में, बायोलॉजिस्ट थे, प्राणी शास्त्री थे, लेकिन चलो उन्होंने समझा होगा, उनको जरूरत थी कई चीजों की, तो उन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड्स के ऊपर काम किया और बायोलॉजिस्ट से उन्होंने अपनी स्टैट्स में इतना नाम किया, आप जानते हैं। कोरिलेशन कैन भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट। सहसंबंध आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ऋणात्मक भी और स्वतंत्र, तीनों ही प्रकार के होते हैं, ये भी याद करने वाली चीजें हैं। वैसे आगे कभी लाइफ में कोई पूछ ले एकदम से बीकॉम की हो, बताओ बेटा, तो आपको ये बताना है कोरिलेशन, आपका मेरा संबंध कैसा हो सकता है, लड़ाई वाला भी हो सकता है, दोस्ती वाला हो सकता है, ना मतलब रखने वाला भी हो सकता है। इंडेक्स नंबर परसेंटेज स्पेसिफाई करता है। बेस ईयर जो होता है वो फिक्स्ड भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, चेन भी हो सकता है, यानी बार बार बदलने वाला, ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है। एवरेज मतलब पूरे का औसत ले लिया, फिक्स्ड मतलब एक ही रख लिया, ऑल ऑफ दीज हो सकता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ सर्टेन ईयर, किसी सर्टेन ईयर के प्राइस पे चेन बेस्ड इंडेक्स हो गया। द अदर नेम ऑफ फैमिली बजट मेथड इज, फैमिली बजट मेथड जो है वो क्या है, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। Which of the following is based on the prices of certain year,
ओके ठीक है। फिशर इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक। तो फिशर साहब जो थे उन्होंने जो अपना सूचकांक दिया था वो किसके आधार पे दिया था? ज्योमेट्रिक एवरेज के, गुणात्मक माध्य के आधार पर दिया था। गुणात्मक माध्य, यहाँ मैं गलत हूँ क्या? एक बार मेरे को बताना आप ही लोग कि 92 और 94 के जवाब में कुछ गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ हुई तो लिखना जरा, मैं भी एक बार चेक कर लूंगा आप लोगों के लिए। बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंडेक्स, ये रहा भैया, प्राइस का करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। ध्यान रखना वर्तमान ईयर ऊपर रहेगा, बेस ईयर पीछे चला जाएगा, बेस ईयर पीछे चला जाएगा। ये कौन से प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड नहीं है, ग्राफ से कोई मतलब नहीं। ग्राफ तो कैलकुलेशन के लिए होता है, डेटा एडिटिंग, टेबल, डायग्राम, ये सब जो होता है क्या होता है आपकी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हाँ, डेटा प्रेजेंट कब करोगे? जो एडिट करोगे। तो बिंदु रेखा जो है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये सवाल। स्टैटिस्टिकल टेबल्स जो होती हैं उससे डेटा प्रेजेंट होता है, डायग्राम से भी डेटा प्रेजेंट होता है, ग्राफ में भी डेटा प्रेजेंट हो सकता है, और डेटा एडिटिंग जो है वो भी हो सकता है। ए और डी में से कुछ भी हो सकता है इसका सही जवाब, तो इसको भी थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। एडिटिंग ऑफ डेटा जो है वो भी प्रेजेंटेशन के रिलेटेड ही है भाई। आप समंकों का प्रदर्शन करने के लिए उनको पहले संपादित करेंगे, तभी तो उनको इन तीनों चीज़ों में डालेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये चारों ही ऑप्शन सही है क्या? चारों ही सही से दिख रहे हैं। चलो ठीक है, अभी फिलहाल मान के चलते हैं कि चारों ही सही हैं, शायद कुछ ऊपर नीचे है, पढ़ लेंगे इसको एक बार। फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होती है, ये सब तीनों अप्लाइड है, प्रैक्टिकल है, ये नहीं है। स्टैटिस्टिक्स डज स्टडी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ये जो है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन, वो कह रहा है कि सांख्यिकी की सीमा में क्या है। तो भैया ये तो फायदा है ना सांख्यिकी का, एडवांटेज है, ये उसकी लिमिटेशन थोड़ी है कि स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट की स्टडी करती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इसका लिमिटेशन नहीं है। हाँ, ये लिमिटेशन है कि भैया ट्रू ओनली एवरेज होती है, स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो केवल क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव फिनोमा को स्टडी करती है। स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों ने ये लिखा है ना सिद्ध करती है, बिल्कुल भैया कुछ भी प्रूव कर सकती है, नेगेटिव्स को ही प्रूव कर सकती है, पॉजिटिव को ही प्रूव कर सकती है। स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग, बहुत ही फेमस डायलॉग है कि सांख्यिकी जो है, सांख्यिकी जो है कुछ भी सिद्ध कर सकती है। आखिरी सवाल, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज एग्रीगेट्स, देखो यहां भी लिखा था, यहां भी आया था। स्टैटिस्टिक्स क्या करती है? सांख्यिकी समूहों का, एग्रीगेट्स को स्टडी करती है, समूहों का अध्ययन करती है। इनमें से कुछ 2-4 सवाल ऊपर नीचे हो गए हैं हमारे, जिसके आंसर हमको दोबारा से देखने हैं, हम देख लेंगे। फिलहाल के लिए ये आपके लिए था। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, कॉलेज का नाम रोशन करेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे, आगे जाके बहुत अच्छे बनेंगे। और फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की तैयारी करनी है, उसका व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लो। बीकॉम के भी जो पेपर बचे हैं उसको भी पढ़ेंगे, और जब तक हम अगली बार मिलेंगे तब तक के लिए वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और वीडियो को प्लीज़ मेरी तरफ से लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।